नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी म्यूज़िक एग्ज़ामों के लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय वाद्य यंत्रों का इतिहास, कलाकार मतलब कौन से वाद्य को कौन से कलाकार बजाते हैं और उनके चित्र, सभी कलाकारों के चित्र। तो ये सब आपको आज के वीडियो में यानी कि आज की क्लास में देखने को मिलने वाला है। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, DSSB हो, या फिर एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, आरपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, या ऑल ओवर इंडिया में कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, सभी की तैयारी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे पेपर सॉल्यूशन, कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ इस चैनल पे आपको अवेलेबल है। सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। और अभी हाल ही में मैंने ये महामैराथन क्लास ली है जिसमें 1000+ क्वेश्चंस मैंने MCQ करवाए हैं, जो सभी म्यूज़िक एग्ज़ाम जो अपकमिंग हो रही है और होने वाली है उनके लिए, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे आज हमारा यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम का जो पेपर होने वाला है, बीपीएससी का होने वाला, अब इसके बाद ईएमआरएस होने वाली है, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस महामैराथन में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया है, काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे हैं। इसी प्रकार की एक महामैराथन और मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, तो आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि वो महामैराथन में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। और वो खासकर वो होने वाली है ईएमआरएस के स्टूडेंट्स के लिए और DSSB के लिए, क्योंकि अभी जो अब एग्ज़ाम होने वाली है वो आपकी होगी ईएमआरएस और DSSB। यूजीसी नेट और बीपीएससी तो कल तक आपकी निपट जाएगी। इसके बाद जो एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम ईएमआरएस और DSSB, जिसमें कोई म्यूज़िक का सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो इनके लिए मैं वो महामैराथन आपकी लाने वाला हूँ। तो अगर आप महामैराथन चाहते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट भी कीजिए, आप करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसके पहले भी मैं आपकी महामैराथन इसी कारण ले पाया कि आपके मोटिवेशन के कारण। ये जो महामैराथन हुई है वो 3 घंटे की तकरीबन मैं ले पाया हूँ, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ आपके मोटिवेशन के कारण। तो आप मोटिवेट करेंगे तो बिल्कुल मैं आपके लिए महामैराथन ज़रूर लाऊंगा। तो आप कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ सर, हमको नीड है और आप लाइए, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रकार से मुझे कमेंट मिलेंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा कुछ करने के लिए और मुझे भी अच्छा लगेगा। अब ये बैचेस चल रही है, ये सारी बैचेस आपकी यूजीसी नेट, DSSB, ईएमआरएस, बीपीएससी, एनवीएस, केवीएस और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है म्यूज़िक की, सभी के लिए ये बैचेस चल रही है। इसमें 1 मंथ की जो बेसिक लेवल की क्लासेस है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। सारे टॉपिक इसमें करवाए हैं मैंने। 3 लाइव क्लासेस हर वीक आपकी होती है, तो इस प्रकार से 12 क्लासेस आपको इसमें रिकॉर्डेड मिलेगी, क्योंकि लाइव क्लासेस तो हो चुकी है। अब एडवांस लेवल का जो कोर्स शुरू करेंगे तो उनके लिए फिर और अलग से इसमें क्लासेस बनाई जाएगी। इसमें हर वीकली आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें हर टेस्ट में आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टोटल 4 टेस्ट भी आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको सारी PDF यानी कि जितना भी आपको स्टडी मटेरियल है उनकी PDF और इन सब क्लासेस की PDF भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस बैच की प्राइस मात्र 600 है। तो अगर आप में से कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो ये मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। और जिनको ऐसा लगता है कि सर हम फीस नहीं भर सकते, हम कैसे बैचेस लें, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप फिर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैंने इतना करवा दिया है कि आपको बैचेस की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आपको नीड है तो आप इससे मतलब परचेस कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये एमपी टेट का कोर्स चल रहा है। अब बहुत जल्द एमपी टेट की एग्ज़ाम भी आएगी, काफ़ी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि दिसंबर के एंड या जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और फरवरी मार्च तक आपकी एग्ज़ाम होगी, ऐसा मतलब सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला है। तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम जल्द ही हो जाए। तो अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो ये 3 मंथ का कोर्स आपको इसमें मिलने वाला है, जिसमें आपको 1250 रुपीज़ में 3 मंथ की क्लासेस, साथ ही साथ
टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट और 6 टेस्ट, यानी एक एक टेस्ट में आपके 90 क्वेश्चन हैं, तो 6 टेस्ट आपके, एक महामैराथन क्लास इसमें मिलेगी आपको 25 नंबर की। तो ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 में मिलेगा। तो अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो मेरे उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था। ये वाले नंबर पे आप मेरे कांटेक्ट कर लीजिए, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब एक आखिरी और लास्ट बात फिर हम वीडियो शुरू करेंगे, वो ये है कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 म्यूज़िक के MCQ कराता हूँ, जिससे आपकी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा और आपकी सक्सेस हो सकती है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी भारतीय वाद्य यंत्रों का इतिहास और कलाकार और उनके चित्रों पर आधारित ये क्लास। तो आप पढ़ सकते हैं प्रमुख स्वर वाद्यों तथा ताल वाद्यों का संक्षिप्त इतिहास, कलाकार व उनके चित्र। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय संगीत में वाद्य संगीत की अपनी विशिष्ट एवं समृद्धशाली परंपरा है। प्राचीन काल में संगीतज्ञ गायन के साथ साथ वीणा वादक के रूप में भी प्रतिष्ठित थे, जो बीते जमाने में बीनकार के रूप में जाने जाते रहे तथा विख्यात हुए। इन वाद्यों में से कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों का इतिहास, उनके कलाकारों का विवरण तथा चित्र अपने आप के ज्ञान की वृद्धि हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं। स्वर वाद्यों के साथ ही ताल वाद्यों के इतिहास, कलाकारों का विवरण व चित्रों का भी अवलोकन आप सरलतापूर्वक कर सकेंगे। तो अब हम इसमें स्वर वाद्य का इतिहास और जितने भी स्वर वाद्य, भारतीय स्वर वाद्य आपके, उनका इतिहास जो मैंने आपको पहले की क्लासेस में पढ़ा रखे हैं। तो आपने अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स की 2 क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, थ्योरी क्लास नंबर 11 और थ्योरी क्लास नंबर 12। अब इसमें हम स्वर वाद्यों का संक्षिप्त इतिहास, कलाकार व उनके चित्र और ताल वाद्यों का इतिहास और कलाकार और उनके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है सितार। भारतीय संगीत का अत्यंत लोकप्रिय एवं सुरीला वाद्य यंत्र है। सितार की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत है। एक मतानुसार सप्तंत्री वीणा का यह वर्तमान स्वरूप है। तो ये आप याद रखिएगा कि एक मत के अनुसार ऐसा है कि सप्तंत्री वीणा को ही सितार माना जाता है। दूसरे मतानुसार अमीर खुसरो जी ने सितार का आविष्कार माना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरे मतानुसार क्या है कि अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया है। अमीर खुसरो जी ने कई सारे आविष्कार किए हैं, जैसे तराना, ख्याल, छोटे ख्याल का आपका 14वीं सदी में आविष्कार करा है। तबला वाद्य का करा है इन्होंने आविष्कार। कई सारे रागों का आविष्कार करा है, जिसमें जो हम बेसिक राग पढ़ते हैं, यमन राग, पुरिया राग, ये सभी इनके हैं। यमन, पुरिया, पूर्वी और आपके सरपर्दा, साजगिरी, ये सब इनके ही राग हैं। आगे फारसी में सहतार अर्थात 3 तार वाला वाद्य कालांतर में सितार के नाम से जाना जाने लगा। तो सबसे पहले इन्होंने सितार को सहतार कहा था, फिर वो बोलते बोलते आपके वर्तमान में आते आते सितार हो गया, सहतार का सितार हो गया। तो ये आपका सहतार का मतलब है कि सह का मतलब है 3, यानी 3 तारों वाला वाद्य, तो सितार के नाम से जाने लगा। एक अन्य मतानुसार इसे ईरानी साज माना जाता है, फिर एक मतानुसार इसे ईरानी भी कहा गया है। भारतीय संगीत में मुगलों के शासनकाल में इस्लामी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा, किंतु सितार का स्वरूप भारतीय वाद्यों की विशेषता के फलस्वरूप एक भारतीय वाद्य के रूप में ही प्रतिष्ठित है। भारतीय वाद्यों में घुड़च का चपटा होना तथा जो हड्डी अथवा हाथी दांत से बनाया जाता है, कई सारा आप देखेंगे कि वाद्यों में हाथी दांत का प्रयोग किया जाता है, एक विशेषता होती है जो सितार में परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त पर्दों एवं चिकारी की व्यवस्था सितार को भारतीय वाद्य के रूप में स्थापित करती है। 13वीं शताब्दी से सितार के प्रचलन की मान्यता है। 16-17 पर्दों का सितार चल थाट का सितार कहलाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि चल थाट का सितार कौन सा कहलाता है, 16 से 17 पर्दों वाला। आगे क्या है, जिसमें विकृत स्वरों की प्राप्ति के लिए पर्दों को सरकाना पड़ता है। सितार के स्वरूप में संशोधन एवं विकास का क्रम चलता रहा। 3 तारों से बढ़कर 7 मुख्य तारों के रूप में इसमें परिवर्तन हुआ, फिर 3 तारों से 7 मुख्य तार हो गए। इसके आगे है 22 पर्दों वाले सितार का प्रचलन भी आरंभ हुआ, जिसे अचल थाट का सितार कहा जाता है। 20वीं शताब्दी तक सितार पर्याप्त रूप से विकसित व लोकप्रिय हो चुका था। अनुगूंज के लिए इसमें तरबों का उपयोग
किया जाने लगा तथा सितार की आस तथा तारता के गुण को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपाय सिद्धस्थ कारीगरों द्वारा खोजे गए। पहले सुर बाहर वाद्य में आलाप जोड़ का काम करने के पश्चात सितार में गते बजाई जाती थी, परंतु सितार में भारतीय वाद्य संगीत की सभी विशेषताओं का निरूपण हो जाने के कारण इसमें गंभीर आलापचारी, जोड़ आलाप, मीण, गमक, क्रंथन तथा मंद्र व तार स्थानों में भी ध्वनि प्रसार की सहज अभिव्यक्ति संभव होने के कारण यह वाद्य विश्व के संगीताकाश में अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, अब सितार के कलाकारों की बात होगी। सितार को अपनी कला व भावाव्यक्ति का आधार बनाकर इसके कलाकारों ने अत्यंत धैर्य व लगन से संगीत साधना का क्रम जारी रखा। उसी का परिणाम है कि आज सितार तथा भारतीय संगीत को विश्व में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त हुआ है। वर्तमान युग के प्रमुख सितार वादकों में भारत रत्न स्वर्गीय पंडित रविशंकर, स्वर्गीय उस्ताद विलायत खां, उस्ताद हलीम जाफ़र खां, स्वर्गीय पंडित निखिल बैनर्जी, पंडित देवव्रत चौधरी, उस्ताद सुजात खां, उस्ताद शाहिद परवेज तथा पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी का सितार वादन के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान है। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये सारा कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कलाकारों के आपके चित्र हैं। यह आपके पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खां, पंडित निखिल बैनर्जी, आपके उस्ताद शाहिद परवेज जी और उस्ताद आपके सुजात खां। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है, तो आगे आपका आता है वायलिन। स्वर वाद्य वेला, इसको वेला भी कहते हैं, पहले बताया है मैंने पुराने वीडियो में। वायलिन का संक्षिप्त इतिहास, कलाकार एवं उनके चित्र। विश्व में वायलिन वेला ही एकमात्र ऐसा अद्भुत वाद्य यंत्र है जो प्रायः हर देश में लोकप्रिय है। पाश्चात्य देशों में इस वाद्य यंत्र के विकास हेतु गहन अनुसंधान हुए, जिसका परिणाम है कि वायलिन यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, मध्य एशिया सहित भारत में भी लोकप्रिय है। इतने सारे देशों में ये लोकप्रिय वाद्य है। एग्ज़ाम में आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वाद्य है जो बहुत सारे देशों में विख्यात है और प्रमुख है, विख्यात है और लोकप्रिय है, तो उसमें आपका वायलिन का नाम आएगा। वायलिन वाद्य को भारतीय संगीतज्ञों ने जिस प्रकार हाथों हाथ लिया, उसका कारण यह है कि यह भारतीय संगीत की कर्नाटकी एवं हिंदुस्तानी दोनों शैलियों के समस्त अंग प्रत्यंगों को भली भांति अभिव्यक्त करने में सक्षम है। अब इसको, ये वाद्य तो है बाहर का, लेकिन इसको भारतीय वाद्यों में ले लिया गया क्योंकि ये कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी दोनों ही संगीत की शैलियों में एक मुख्य स्थान रखने लगा। आगे क्या है, वायलिन अथवा बेला की उत्पत्ति पर विचार करने पर भारतीय संगीतज्ञ यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायलिन भारतीय प्राचीन वाद्य पिनाकी एवं कच्छपी वीणा के सम्मिश्रण से विकसित वीणा का वर्तमान स्वरूप है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि पहले के ज़माने में वीणा भी जो होती थी, तो अभी जो वीणा है वो प्लेक्ट्रम से बजाई जाती है या मिजराब से बजाई जाती है, लेकिन पहले आप देखेंगे तो पुरानी जो वीणाएं जो हमको मिलती है, जिनको बीन भी कहा जाता है, और पहले के ज़माने में वीणा वादक को बीनकार कहा जाता था। वो बीन नहीं जो सपेरे वाली होती है, इसको भी बीन कहते थे पहले के ज़माने में। तो आपका प्राचीन समय में ऐसा कहते थे। तो वीणा जो होती थी, वीणा को पहले गज से बजाया जाता था। तो ये प्राचीन वीणाओं का ही एक स्वरूप है, जिसमें आपकी कच्छपी वीणा, पिनाकी वीणा, और कच्छपी वीणा की जो तंत्रियाँ होती वो कितनी होती, 2 तार वाली होती है कच्छपी वीणा। तो ये आप याद रखिएगा। और आपके माता सरस्वती की वीणा है, ये माता सरस्वती की वीणा है। माता सरस्वती जो हाथ में आपको चित्रों में या फिर आपकी मूर्तियों में दिखाई देती हैं, तो उनके हाथ में जो वीणा है वो है ज्ञान वीणा। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कभी आने वाले समय में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे क्या है, यह प्रमाणित है कि भारत में वीणा के अनेक प्रकार प्राचीन काल से ही प्रचलित थे। वायलिन के आकार को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कच्छप अथवा कछुआ की ही आकृति का वाद्य है। इसके अतिरिक्त धनुष अथवा गज से बजने वाले वाद्य यंत्रों का प्रचलन भारत में वैदिक काल से था। भारत के पश्चात गज वाद्यों का प्रयोग अफगान व अरब तुर्क देशों द्वारा अपनाया गया।
इसके पश्चात पाश्चात्य देशों में लगभग 12वीं शताब्दी में इसका प्रयोग आरंभ हुआ। इस प्रकार यात्रा करते करते इस वाद्य का अपना वर्तमान स्वरूप पाश्चात्य देशों में इसके विकास के उपरांत प्राप्त हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वायलिन का मूल आधार भारतीय होने के पश्चात भी अपने वर्तमान स्वरूप में इसको विकसित एवं लोकप्रिय करने में पाश्चात्य संगीतज्ञों एवं कारीगरों का मुख्य योगदान है। इटली के गेस्पारो बार्टोलेत्ती 1540 ईस्वी से 1667 ईस्वी तथा एंड्रिया एमटी 1537 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक यूरोप में वायलिन के श्रेष्ठतम घराने हैं। देखिए, अब ये नई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये यूरोप में वायलिन के श्रेष्ठतम घराने हैं जो हमने अभी नाम लिए हैं। जर्मनी, फ्रांस तथा यूके में भी वायलिन निर्माण व वादन की परंपराएं हैं, परंतु इटली के घराने सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। यूरोप में निकालो पागनिनी ने 18वीं शताब्दी में सफल सोलो वायलिन वादन आरंभ किया। इस प्रकार वायलिन यूरोप में संगति वाद्य के रूप में, ऑर्केस्ट्रा के प्रमुख वाद्य के रूप में तथा सोलो प्रस्तुति में सफलतापूर्वक प्रयोग में आ रहा है। इतने वर्षों में यह वाद्य पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गया है। भारत में जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई तभी 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका प्रयोग दक्षिण भारत से आरंभ हुआ। कर्नाटकी संगीतज्ञों ने इस वाद्य की विशेषताओं को परखकर इसके उपयोग की भारतीय शैली विकसित की। धीरे धीरे यह वाद्य उत्तर भारत में भी लोकप्रिय हो गया। भारत में वायलिन के श्रेष्ठ पुरुष कलाकारों में पंडित P.A.S. अय्यर, आपके उस्ताद अलाउद्दीन खां, पंडित गोपाल कृष्णन, पंडित T.N. कृष्णन, पंडित लाल गुणी जयरामन, पंडित गजानन राव जोशी, पंडित V.G. जोग, पंडित D.K. दातार तथा डॉक्टर L. सुब्रमण्यम आदि तथा महिला वायलिन वादकों में डॉक्टर N. राजम, सुश्री शिशिर, कर्णधार चौधरी, श्रीमती स्वागता घोष, श्रीमती संगीता राजम, श्रीमती कला रामनाथ आदि प्रमुख है। अब ये सब कलाकारों के नाम आपको ज़रूर से पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे आपसे, जैसे जो कोर्स में होते हैं वो तो आपसे रहते ही हैं, और कई बार ऐसे अलग से नाम दे के आपसे उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये कौन से वाद्य से संबंधित है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नाम पता है कि हाँ ये वाद्य के हैं तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे, वरना आप गलत करके आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर आपको ये चित्र दिख जाते हैं सभी के। ये डॉक्टर N. राजम जी हैं, ये पंडित V.G. जोग हैं जिनका मैंने थंबनेल में भी चित्र लगाया था आगे। डॉक्टर L. सुब्रमण्यम जी है, पंडित गोपाल कृष्णन ये हैं, और पंडित लाल गुणी जयरामन। गोपाल कृष्णन जी का भी देख लीजिए चित्र। तो ये सब बड़े बड़े आपके वायलिन वादक हुए हैं। L. सुब्रमण्यम जी, ये L. सुब्रमण्यम जी। चलिए आगे चलते हैं। अब स्वरवाद्य सारंगी का संक्षिप्त इतिहास। कलाकार व उनके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। स्वरवाद्य सारंगी भारत का एक कर्णप्रिय वाद्य यंत्र है जो भारत में लोक वाद्य व शास्त्रीय वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित है। यह वाद्य यंत्र राजस्थान, पंजाब व उत्तराखंड के लोक कलाकारों, जोगी, फकीरों आदि का प्रिय वाद्य रहा है। अब सारंगी की बात करें तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की जितनी भी महफिलें होती हैं तो उसमें कलाकारों के संग जो बड़े बड़े कलाकार हैं, खासकर उस्ताद राशिद खां साहब या फिर पंडित वेंकटेश कुमार जी, या ऐसे बड़े बड़े कलाकार जैसे आपके कौशिकी चक्रवर्ती जी, आपके अजय चक्रवर्ती जी, इनके साथ में आप सारंगी वादन करते हुए कलाकारों को देख सकते हैं। आगे क्या है, लोक गायन, शास्त्रीय गायन के अतिरिक्त ठुमरी व गजल गायकी के कलाकार सारंगी की संगति में अपनी प्रस्तुति से नए आयाम छूने में सफल होते हैं। तबला व पखावज के कलाकार अपने हुनर को सारंगी से निकले लहरे या नगमे की धुन से जोड़कर ही अपनी धाक जमाने में सफल होते रहे हैं।
कथक नृत्य की आमद व गत भावों का स्वप्निल कला संसार सारंगी के सुरों की कशिश में ही साकार होता है। सारंगी के प्रादुर्भाव के विषय में कुछ संगीतज्ञ 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर में सारंगदेव द्वारा वर्णित सारंग्य अलापिनी को सारंगी वाद्य के संदर्भ से जोड़ते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये कुछ नई बातें यहाँ पे जानने को मिल रही है। रावण हस्त वीणा का नवीन संस्करण सारंगी को माना जाता है। अब देखिए, जो आपका रावण हत्ता होता है उसको हम रावण हस्त वीणा भी कह सकते हैं। तो रावण हस्त वीणा का ही नवीन रूप आपका क्या है, सारंगी है। जैसे कि हम जानते हो रावण हत्ता आपका प्राचीन वाद्य है। जैसे कि हम जानते हैं भारत में तंत्री वाद्यों को वीणा के विभिन्न प्राचीन रूपों से ही जोड़ा जाता है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने सारंगी का उल्लेख किया है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नया यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आईने अकबरी जो किताब है और यह आपकी फेमस है, अबुल फजल द्वारा निर्मित है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सारंगी का उल्लेख मिलता है। सारंगी आकार में रबाब से छोटी है और इसे धिच्चक की तरह बजाते हैं। अब किसकी तरह बजाते हैं, तो धिच्चक की तरह, और आकार में रबाब से छोटी है। ये वाला पोर्शन मुझे पूरा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो यहाँ से आप पूरा इसको अच्छे से देखिएगा। धिच्चक पर्शियन रबाब की तरह का वाद्य है जिसे गज या धनुष से बजाया जाता है। धिच्चक भी एक प्रकार का वाद्य है, ये भी आप याद रखिएगा। लंदन में अल्बर्ट म्यूजियम में मुगल कालीन पेंटिंग में सारंगी बजाते एक फकीर का चित्र है। प्रसिद्ध संगीत प्रेमी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के समय की पुस्तक मुरक्के दहली में प्रसिद्ध सारंगी वादक गुलाम मोहम्मद का जिक्र है। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब ये पुस्तक आपके मुरक्के दहली किस टाइम की है, आपके मोहम्मद शाह रंगीले के टाइम की है। और इसमें भी आपके सारंगी को पूर्व में सौरंगी भी कहा जाता था। अब देखिए, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, ये सब आप नोट करते चलिए। संगीत के 100 रंग दिखाने में सारंगी सक्षम मानी जाती है, इसीलिए इसको सौरंगी कहा जाता था। आप सभी को पता है कि ये कंठ के अधिक निकट होती है, यानी कंठ से जितनी चीज़ें नहीं निकाली जा सकती वो भी इस वाद्य से पॉसिबल है कि उसको निकाला जा सके। सारंगी दरबारों में गायक वादकों एवं नर्तकों के प्रिय वाद्य के रूप में प्रतिष्ठित रहा। दरबारों के अवसान के पश्चात देसी रियासतों में इसको संरक्षण मिलता रहा, परंतु कुछ काल तक यह वेश्याओं व मुजरे की संगति में प्रयोग में रहने के कारण इस वाद्य यंत्र की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। कालांतर में यह वाद्य अपनी खूबी व रंगत के कारण पुनः संगीतज्ञों के मध्य लोकप्रिय हो गया तथा समाज में प्रतिष्ठित स्थान पाने में समर्थ हुआ। हमारे देश के प्रसिद्ध गायक उस्ताद अब्दुल करीम खां तथा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने अपनी संगीत यात्रा सारंगी वादक के रूप में आरंभ की। अब ये देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और अब्दुल करीम खां साहब भी सारंगी पहले बजाते थे, उसके बाद इन्होंने गाने की तालीम ली और फिर गाना इन्होंने शुरू करा। आज यद्यपि सारंगी के कलाकार काफ़ी कम है, परंतु जो कलाकार इस वाद्य यंत्र को सहेजे हुए हैं उनका सम्मान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हो रहा है। बहुत कम सारंगी के कलाकार अब बचे हैं और बजाने वाले, लेकिन अब जो कलाकार हैं वो सारे काफ़ी प्रतिष्ठित कलाकार हैं, जिसमें एक मुराद खां या मुरीद खां ऐसा करके हैं जो आपके राशिद खां साहब के संग बजाते हैं। सारंगी के प्रमुख कलाकारों में उस्ताद अली बख्श, उस्ताद साबिर अली, उस्ताद बुंदू खां, उस्ताद हुसैन बख्श, उस्ताद गुलाम साबिर, उस्ताद सुल्तान खां, पंडित राम नारायण, पंडित गोपाल मिश्र तथा पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र प्रमुख नाम में। कुछ युवा सारंगी वादक इस दुर्लभ वाद्य को नई ऊंचाई देने हेतु साधनारत है। अब इसमें देखिए, ये आपके उस्ताद सबीर खां, उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद बुंदू खां हैं सारंगी वादन के लिए फेमस। नेक्स्ट चलते हैं।
स्वर वाद्य तानपुरे का संक्षिप्त इतिहास, कलाकार व उनके क्षेत्र। स्वर वाद्य तंबूरा या तानपुरा भारतीय संगीत का अत्यंत महत्वपूर्ण संगत वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र के अभाव में भारतीय कंठ संगीत गायन की कल्पना असंभव है। बिल्कुल सही बात है ये। वैदिक काल में वीणा के अनेक प्रकार अथवा स्वरूपों का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें समवेत स्वरों के माध्यम से वैदिक मंत्रों ऋचाओं का गायन होता था। भारतीय संगीत के तंत्री वाद्यों में तुम्बे का प्रमाण सूत्र काल 200 ईस्वी पूर्व में प्राप्त होता है। इसके बारे में हमको 200 ईस्वी पूर्व से ही मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? तुम्बा गोल लौकी के बड़े आकार को सुखाकर प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक ध्वनि विस्तारक है जिसका उपयोग भारतीय संगीतज्ञों द्वारा किया जाता है। उत्तर भारत के संगीतज्ञ प्रकृति प्रदत्त इस तुम्बे का प्रयोग तंबूरा, तानपुरा अथवा सितार में इसकी कोमल प्रकृति के बावजूद करते हैं। तुम्बा कहीं भी टकराने पर टूट जाता है, अतः इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना होता है। दक्षिण भारत में लकड़ी को खोदकर ही तुम्बे का आकार देकर इसका प्रयोग वाद्य यंत्रों में किया जाता है। कुछ संगीतकार इस वाद्य यंत्र का मूल अरब के वाद्य यंत्र तुनबर तथा ग्रीस के किन्नरह को बताते हैं, परंतु यह अवधारणा प्रासंगिक नहीं लगती, क्योंकि भारत में वैदिक काल से विभिन्न प्रकार की वीणाओं के प्रयोग के प्रमाण हैं, जिनमें धनुर्वीणा व दंड वीणा के स्वरूप संथाल जनजाति के वाद्य यंत्र बुआंग तथा तमिल लोकवाद्य बिलाड़ी वाद्यम तथा बिल्लायल में खोजे गए हैं। अब देखिए कितने सारे वाद्यों के नाम आ रहे हैं यहाँ पे अलग अलग, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामों में इसी प्रकार के वाद्यों का नाम देके और सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि ये किस श्रेणी का वाद्य है, और हम वहाँ गलत कर आते हैं। तो ये सब हमको पता होना चाहिए कि ये सब वाद्य किस श्रेणी के हैं, तो ये सब आपके तत्वाद्य हैं। प्राचीन ग्रंथों में तुमरू ऋषि को नारद के समकालीन तथा संगीतज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ संगीतकारों का मत है कि तुम्बरू वीणा का ही वर्तमान स्वरूप है। अमरकोश, हरिवंश पुराण, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अध्ययन से यह विदित होता है कि तुम्बी युक्त वीणाओं का प्रयोग सूत्र काल 200 ईस्वी पूर्व के पश्चात भी दूसरी शताब्दी व आगे के काल में प्रचलित रहा। इसे अलाबू वीणा कहा जाता था, जो कालांतर में तुम्बी वीणा के नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए अलाबू वीणा जो है आपके तंबूरे को ही कहा जाता था पहले, और किन किन ग्रंथों में आपके अमरकोश, हरिवंश पुराण, ये देखिए ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पर थे हम? ये रहा। तो अमरकोश, हरिवंश पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इसका वर्णन आपको मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या है? तंबूरा अथवा तानपुरा अपने वर्तमान स्वरूप में लगभग 16वीं शताब्दी में प्रयोग में लाया जाने लगा। एकल गायन प्रस्तुति के लिए एक उत्कृष्ट वाद्य यंत्र की तीव्र आवश्यकता के रूप में तंबूरा अथवा तानपुरे की उत्पत्ति तथा विकास हुआ। ध्रुपद गायन तथा ख्याल गायन की भारतीय परंपराओं के अनुसार इसमें समुचित संशोधन किए जाते रहे। वर्तमान काल में यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा प्रचलन में है, परंतु परंपरागत तंबूरा तानपुरा का कोई विकल्प नहीं है। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे के फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है, बहुत सारी बातें हैं। आगे हम देखें, भारत के वैज्ञानिक सर CV रमन तथा प्रोफेसर यशपाल भी भारतीय तंबूरे की ध्वनि विस्तारक क्षमता, गुणज तथा जवारी की विशिष्टता को भारतीय ऋषियों की समृद्धशाली परंपरा का द्योतक मानते हैं। तानपुरा छेड़ना यद्यपि अत्यंत सरल सी प्रक्रिया लगती है, परंतु इसको कलात्मक शैली से छेड़ने हेतु अभ्यास की आवश्यकता होती है। यानी कि जब देखते हैं हम तो सरल लगता है कि बिल्कुल सरल है, लेकिन वाकई में जब आप तानपुरा बजाएंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा इतना आसान नहीं है, कठिन वाद्य, यानी कि किस प्रकार से उसको कलात्मक तरीके से चलाना है वो आपके लिए कठिन पड़ता है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाता है। हथेली व उंगलियों में लोच होना तथा चारों तारों को छेड़ने में समुचित अंतराल से स्वरमय वातावरण उत्पन्न करने हेतु सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट।
तानपुरा छेड़ने के दो तरीके प्रचलन में हैं, एक भूमि के समांतर तंबूरे को रखकर, दूसरा भूमि के ऊर्ध्व दिशा में तानपुरे को गोद में रखकर छेड़ना। इसके लिए आवश्यक है कि तानपुरा जिस स्थिति में मिलाया गया हो उसे उसी स्थिति में छेड़ना चाहिए, जो आप पूर्व के चित्रों को देखकर सीख सकते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ताल वाद्य तबले का संक्षिप्त इतिहास, कलाकार व उनके चित्र। तबला वाद्य भारतीय संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य है। भारतीय संगीत में लय एवं ताल को आधार प्रदान करने में यह वाद्य अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। वर्तमान युग में गायन, वादन तथा नृत्य के प्रदर्शन की कल्पना तबला वाद्य के बिना अधूरी व निष्प्राण है। प्राचीन काल में भारत में दुर्दुर, भेरी, ढोल, नगाड़ा, पखावज में मृदंग प्रमुख ताल वाद्य रहे हैं। प्राचीन काल में ये आपके प्रमुख थे। तबले के जन्म के विषय में संगीतकारों के विभिन्न मत हैं। एक मतानुसार तबला प्राचीन ताल वाद्य दुर्दर का आधुनिक संस्करण माना गया है। फारसी शब्द तबल से तबले की उत्पत्ति का मत कुछ संगीतकार व्यक्त करते हैं। अब ये बात आप याद रखिएगा कि फारसी शब्द तबल से तबले की उत्पत्ति का मत कुछ संगीतकार व्यक्त करते हैं। अब आगे की बात करते हैं हम। फारसी शब्द तबल से तबले की उत्पत्ति का मत कुछ संगीतकार व्यक्त करते हैं। तबल एक प्रकार का नगाड़ा था जिसका उपयोग युद्ध के समय जोश उत्पन्न करने हेतु किया जाता था। अब ये भी याद रखिएगा कि तबल जो है वो क्या था, एक प्रकार का नगाड़ा था। आगे क्या है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो द्वितीय को तबला का आविष्कारक माना गया है, परंतु कालांतर में इस अवधारणा को संगीतकारों द्वारा नकार दिया गया। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में तबला वाद्य के समान ताल वाद्य के चित्र जो संगीत दरबार में कलाकारों द्वारा प्रयोग में लाए गए, चित्रित किए गए। संगीतकारों का मत है कि 13वीं शताब्दी से तबला वाद्य का प्रयोग आरंभ हुआ, जो पहले लोक वाद्य के रूप में प्रचलन में था। संगीतज्ञ खुसरो खां तथा सिद्धार्थ खां द्वारा तबले को परिष्कृत कर वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। 18वीं शताब्दी तक यह वाद्य लोकप्रिय हो गया। तो ये आप याद रखिएगा कि ये 18वीं शताब्दी तक वाद्य लोकप्रिय हो गया था। अब तबले के घराने होते हैं, 6 घराने मुख्य होते हैं। पहले भी मैंने कई बार पढ़ाया है, इनके जो कलाकार हैं उनके बारे में भी बताया है। तो अब आज इन कलाकारों को और जान लेते हैं। तो दिल्ली घराने के आपके उस्ताद सिद्धार्थ खां द्वारा स्थापित किया गया था। इस घराने में उस्ताद हबीबुद्दीन खां, उस्ताद मुनीर खां, उस्ताद अहमद जान तिरकवा, पंडित निखिल घोष प्रमुख कलाकार हुए हैं। वर्तमान में उस्ताद शफाद अहमद व उस्ताद फैयाज खां इस घराने के प्रमुख कलाकार हैं। अब इसमें आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मुनीर खां और अहमद जान तिरकवा तो फर्रुखाबाद घराने के, तो फिर इसमें कैसे आ गए? तो मैंने आपको एक घराने का पूरा वीडियो पढ़ाया था, मतलब एक घराने की पूरी क्लास पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार दिल्ली घराने से सारे घरानों का उद्गम हुआ है। तो वो क्लास आप देखिए, थ्योरी क्लास नंबर आई थिंक 2nd या 3rd है वो, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसमें जो हबीबुद्दीन खां हैं, आपके उस्ताद सिद्धार्थ खां हैं, इनके पुत्र थे उस्ताद बुगरा खां। तो ये सब जितने भी घराने हुए हैं आगे के तबले के, तो इनके जो गुरु से गुरु ये सब जो मिलते हैं, यानी इनके गुरु फिर उनके गुरु, ये सब दिल्ली घराने से ही आते हैं। तो कुल मिला के दिल्ली घराने से ही उद्गम माना जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको जब भी प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले उनका जो एक्चुअल घराना है, यानी जिससे वो पर्सनली संबंध रखते हैं, जैसे मुनीर खां है तो उनका फर्रुखाबाद घराना लगता है, तो फर्रुखाबाद ही लगाना है। बाय चांस अगर फर्रुखाबाद ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको दिल्ली घराना लगा के आना है। नेक्स्ट देखते हैं अजराना घराना। मेरठ के समीप अजराना घराना की नींव उस्ताद मीरू खां, उस्ताद कालू खां द्वारा रखी गई। उस्ताद हबीबुद्दीन खां इस घराने के प्रमुख तबला वादक थे। अब देखिए, हबीबुद्दीन खां का नाम दिल्ली घराने में भी है और आपके इसमें भी है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। इस घराने के प्रमुख तबला वादक हुए हैं वर्तमान में प्रोफेसर सुधीर सक्सेना व उस्ताद रमजान खां इस घराने के प्रमुख कलाकार हैं। अब जो उस्ताद सिताब खां जो थे आपके दिल्ली वाले,
उनसे ही उस्ताद मीरू खां और कालू खां ने शिक्षा प्राप्त करी थी। तो दिल्ली घराने से ही अजराना घराना आ गया। तो इसी प्रकार से सारे घरानों का उद्गम देखने को मिलता है। लखनऊ घराने की बात करते हैं, उस्ताद मोदू खां व उस्ताद बख्शू खां। अब ये जो हैं ये आपके पौत्र हैं, ये दोनों ही आपके पौत्र हैं। किनके? उस्ताद सिद्धार्थ खां के, बुगरा खां के पुत्र हैं ये दोनों। तो लखनऊ घराना भी इस प्रकार से विख्यात हुआ है। आगे इस घराने के संस्थापक माने गए हैं उस्ताद आबिद हुसैन, उस्ताद मुन्ने खां, उस्ताद वाजिद हुसैन, उस्ताद आफाक हुसैन, पंडित बीरू मिश्रा इस घराने के प्रमुख तबला वादक हुए हैं। वर्तमान में उस्ताद आफाक हुसैन के पुत्र उस्ताद इल्मास हुसैन व पंडित स्वप्न चौधरी इस घराने के प्रमुख कलाकार हैं। तो ये आप याद रखिएगा। फारुखाबाद घराने की बात करते हैं, उस्ताद हाजी विलायत अली खां द्वारा इस घराने को स्थापित किया गया। उस्ताद मुनीर खां, उस्ताद मसीद खां, उस्ताद करामतुल्लाह खां, उस्ताद थिरकवा इस घराने के प्रमुख तबला वादक हुए हैं। वर्तमान में उस्ताद साबिर खां व पंडित आनंदो चटर्जी इस घराने के प्रमुख कलाकार हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको अभी हाल बताया था कि उस्ताद मुनीर खां का नाम दिल्ली घराने में भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है। तो आपको इनके जो एक्चुअल पर्सनल जो घराने हैं उस हिसाब से आपको ऑप्शन करना है। बनारस घराने की बात करते हैं तो पंडित राम शाह द्वारा स्थापित यह घराना उत्तर भारत का अत्यंत प्रसिद्ध घराना है, जिसमें पंडित भैरव साहेब, पंडित अनोखे लाल, पंडित कंठे महाराज और पंडित सामता प्रसाद, पंडित किशन महाराज आदि प्रसिद्ध तबला वादक हुए हैं। वर्तमान में पंडित राम कुमार मिश्र व पंडित कुमार बोस इस घराने के प्रमुख कलाकार हैं। तो ये आप याद रखिएगा और वर्तमान कलाकारों को भी याद रखिए, क्योंकि कई बार आजकल वर्तमान कलाकारों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि ये आपके किन से संबंधित है, तबले से, पखावज से, गिटार से, बांसुरी से, किन से संबंधित है। पंजाब घराना एक मतानुसार उस्ताद हुसैन बख्श को इस घराने का संस्थापक माना जाता है तथा दूसरे मतानुसार लाल भवानी दास को इसका माना जाता है संस्थापक। अब कभी लाल भवानी दास आपको ऑप्शन में नहीं रहे तो आप याद रखिएगा कि हुसैन बख्श जी को भी इसका प्रवर्तक माना जाता है, ये अभी तक नहीं पता होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, उस्ताद कादिर बख्श, उस्ताद अल्लाह रखा इस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक हुए हैं। वर्तमान में उस्ताद जाकिर हुसैन इस घराने के प्रमुख कलाकार हैं। अब ये आपके कलाकारों के चित्र हैं। उस्ताद साफाद अहमद जो कि दिल्ली घराने से हैं, प्रोफेसर सुधीर सक्सेना जो आपके अजराना घराने से हैं, पंडित स्वप्निल चौधरी ये आपके लखनऊ घराने से हैं। आगे देखते हैं, उस्ताद साबिर खां फर्रुखाबाद और पंडित राम कुमार मिश्र बनारस घराना और उस्ताद जाकिर हुसैन आपके पंजाब घराना। तो ये आप याद रखिएगा सारा कुछ। नेक्स्ट और लास्ट आपका ये हमने जो लिया है, सारे वाद्य कंप्लीट हो गए। इसमें आपका लास्ट जो बचता है ताल वाद्य, मृदंग व पखावज का संक्षिप्त इतिहास, कलाकार व उनके चित्र। ताल वाद्य, मृदंग, पखावज की उत्पत्ति प्राचीन वाद्य त्रिपुष्कर से मानी गई है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस काल में मृदंग का निर्माण मिट्टी से होता था। पुराणों में इस वाद्य का वर्णन प्राप्त होता है। विघ्न विनाशक गणपति इस वाद्य के वादक माने जाते हैं। अब अगर आपसे देवताओं के बारे में पूछा जाए कि मृदंग या पखावज के वादक कौन है, तो आपके गणपति भगवान यानी गणेश भगवान हमारे इसके वादक हैं, मृदंग और पखावज के। तो ये आप याद रखिएगा। प्राचीन वाद्य त्रिपुष्कर का अंकिक मार्ग द्विपार्श्वमुखी था, अर्थात इस वाद्य को सामने अथवा अंक गोद में लेटाकर बजाते थे। तो अंक गोद यानी गोद में जिस प्रकार बच्चे को लेटाया जाता है, छोटे बच्चे को, उसी प्रकार इसको भी लेटाकर बजाया जाता था। अंकिक से ही मृदंग, पखावज और आज भी वैसे ही लगभग बजाया जाता है। कोई कोई नीचे रख के भी बजाते हैं, कुछ लोग गिने चुने उसको गोद में रखकर भी बजाते हैं। का विकास हुआ। भरत के युग में अंकिक को मृदंग कहा जाने लगा। तो भरत के युग में अंकिक को मृदंग कहते थे। यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे मध्य युग में मृदंग अथवा पखावज के निर्माण में लकड़ी का उपयोग होने लगा। मध्य युग में लकड़ी और पुराने समय में मिट्टी का उपयोग। ध्रुपद धमार गायकी में मृदंग पखावज की संगति प्रचलित रही है, क्योंकि ध्रुपद जो गायकी है वो आपकी खुली और जोरदार गायकी है। इसमें बहुत
आपका ज़ोर से गाया जाता है, एकदम इसमें ताकत भरपूर चाहिए गाने वाले को गाने के लिए। तो उसी प्रकार से आपका मृदंग और पखावज जैसे वाद्य जिनको माइक की ज़रूरत भी नहीं है, तो इस प्रकार के वाद्यों का प्रयोग इसमें किया जाता है। मृदंग के बाएं मुख में गेहूं अथवा जौ के गूंथे आटे का प्रयोग वादन के समय किया जाता है। मृदंग अथवा पखावज के बोल अत्यंत गंभीर व प्रभाव उत्पादक होते हैं। मृदंग पखावज से ही तबला वाद्य की उत्पत्ति मानी गई है। अब तबले की उत्पत्ति इन्हीं से मानी गई, इनको बीच में से तोड़कर तबले की उत्पत्ति मानी गई है, जो आधुनिक भारतीय संगीत का प्रमुख तालवाद्य है। मृदंग पखावज एकांगी वाद्य है, जबकि तबला द्विअंगी वाद्य है। द्विअंगी मतलब दो अंग है उसके, और आपके मृदंग पखावज का एक ही अंग है, मतलब दोनों आपके जुड़े हुए हैं और उसमें दोनों अलग अलग अंग है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। परंतु दोनों वाद्य एक ही गोत्र के माने गए हैं, क्योंकि दोनों एक, मतलब तबला भी उसी से आपके निर्मित हुआ है, तो एक ही गोत्र का है दोनों। मृदंग पखावज के घराने अधिकांश कलाकारों के नाम से है, जैसे कुदौ सिंह का घराना, नाना पानसे का घराना। कुदौ सिंह के घराने के पखावजी पंडित अयोध्या प्रसाद जी व पंडित रमाकांत पाठक हुए हैं, और अयोध्या के श्री रामशंकर दास पागलदास पंडित अखिलेश गुंडेचा तथा श्री छत्रपति सिंह भी पखावज मृदंग के प्रमुख कलाकार हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं अखिलेश गुंडेचा करके एक प्रश्न दे दूंगा और कहूँगा कि ये कौन है गायक है, तो अधिकतर लोगों ने ध्रुपद गायक लगाए आएंगे इसमें, क्योंकि गुंडेचा ब्रदर्स के नाम सभी ने सुने हैं, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सुना है कि कोई अखिलेश गुंडेचा करके, और वो आपके पखावज और मृदंग वादन से संबंधित है। तो यहाँ पे ये बातें आपको याद होना चाहिए। श्री छत्रपति सिंह भी पखावज मृदंग के प्रमुख कलाकार हुए हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ये सब आपके पखावज मृदंग के कलाकार हैं। तो ये पंडित रमाकांत पाठक जी और ये आपके अखिलेश गुंडेचा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होता है पूरा मृदंग पखावज। तो सारे हमने स्वरवाद्य ताल वाद्यों का संक्षिप्त इतिहास और कलाकार और उनके चित्र, सभी चीज़ों को हमने देखा है। चित्र भी हमको इसलिए जानना ज़रूरी है, आजकल कई एग्ज़ामों में ऐसा भी चित्र देकर भी पूछ लेते हैं कि ये कलाकार कौन है, ऐसा भी हुआ है। खासकर आरपीएससी के एग्ज़ाम आप देखेंगे तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब बातें हमको पता होना चाहिए। आप सबको क्लासेस कैसी लगती हैं? ये क्लास मैंने आज आपके लिए सोचा था कि कुछ नई आपके लिए लाई जाए, क्योंकि वाद्यों के बारे में अभी तक मैंने बहुत कम पढ़ाया है। 2 क्लासेस आपकी वाद्यों की हो चुकी है, थ्योरी क्लास नंबर 11, थ्योरी क्लास नंबर 12। तो ये भी आप देखिए, इसमें भी काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अब इसके पहले की जो क्लास है, आपको ये महामैराथन का ये पोस्टर आपको जहाँ भी दिख जाए, जहाँ भी क्या दिखेगा, मेरे चैनल पे ही दिखेगा, तो वहाँ से आप इस चैनल पे मतलब मेरे चैनल पे ये जो आपको थंबनेल दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, तो ये आपको काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी क्लास देखने को मिलेगी। अभी ट्रेंडिंग में भी काफ़ी चल रही है, तो बड़ा मज़ा आएगा देख के। और फिर नई महामैराथन क्लास के लिए आप जैसा भी कहेंगे, आपके कमेंट बताएंगे कि वाकई में क्लास आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो वो EMRS और DSSB के लिए स्पेशली मैं लाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरे एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य म्यूज़िक का पेपर करना है, तो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। पोस्टर पे आपको जो कलाकार दिख रहे हैं, ये हैं आपके पंडित रविशंकर जी और ये आपके पंडित विजी जोग, जो कि वायलिन बजाते हुए, और वो पंडित रविशंकर जी सितार बजाते हुए। तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आप सारी थ्योरी क्लासेस देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए, मॉक टेस्ट देखिए। मॉक टेस्ट भी तकरीबन 10 से 12 मॉक टेस्ट बना चुका हूँ मैं। पेपर सॉल्यूशन भी मैंने कई सारी एग्ज़ामों के करवाए हैं। सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी ताकि सभी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएँ, एक ही वीडियो, मतलब एक ही प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएँ। तो आप सभी चीज़ें देखिए। ये आपको वीडियो कैसा लगा, सारे वीडियो आप देखिए, ये वीडियो देखिए, और सब कुछ अगर आपको अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।